हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए लाया हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43, क्रैमर्स रूल यूज्ड फॉर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जॉइंटिस। सबसे पहले देख लेते हैं जॉइंटिस क्या होता है। जॉइंटिस मीन्स इंक्रीज बिलिरुबिन लेवल आइदर कंजुगेटेड और अनकंजुगेटेड। अगर इसका लेवल बॉडी के अंदर बढ़ेगा 1.2 mg/dl से, अगर ये इंक्रीज़ होता है तो ये कंडीशन हमारी जॉइंटिस कहलाई जाती है। इसमें स्किन का कलर चेंज हो जाता है, येलोइश स्किन हो जाती है, यूरिन पेल येलो, डार्क येलो कलर का होता है। और इसके बाद देख लेते हैं क्रैमर्स रूल क्या होता है। क्रैमर्स रूल क्या है? ये सीवियरिटी को चेक करने के लिए बेबी के अंदर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजीली कि सीवियरिटी को, कि वो कितना, उसको जॉइंटिस कहाँ कहाँ कौन कौन से उसके पार्ट इन्वॉल्व हैं, कितनी उसकी सीवियरिटी है। तो उसको असेस करने के लिए क्रैमर्स रूल दिया गया है। ये एक इमेज दे गई हुई है, इसमें बॉडी का इन्वॉल्वमेंट के अकॉर्डिंग इसमें हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसकी सीवियरिटी क्या है, कितना बिलिरुबिन बॉडी के अंदर बढ़ चुका है। तो सबसे पहले अगर ये हमारा फेस के अंदर दिखाई देता है तो इसकी रेंज अप्रोक्स 4 to 6 mg/dl होती है। अगर चेस्ट अपर एब्डोमेन इन्वॉल्व होता है तो 8 से 10 mg/dl होता है। लोअर एब्डोमेन थाई के लिए 12 to 14 mg/dl। आर्म्स लोअर लेग्स के लिए 15 to 18 mg/dl। और पाम और सोल के लिए 15 to 20 mg/dl। इसमें बेबी के पार्ट के अकॉर्डिंग बॉडी का कौन सी एरिया अफेक्ट हो रहा है, कहाँ डिस्कलरेशन है, येलोइश कलर कहाँ है, उसके अकॉर्डिंग हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं लेवल ऑफ बिलिरुबिन कितना बढ़ गया है। बेबी के अंदर न्यूबॉर्न जॉइंटिस दो तरीके का होता है। एक होता है फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस, एक होता है पैथोलॉजिकल जॉइंटिस। फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस अपीयर होता है आफ्टर 24 आवर। आफ्टर 24 आवर ये अपीयर होता है, आफ्टर 24 आवर। और ये जो है अपना पैथोलॉजिकल जॉइंटिस, ये बिफोर 24 आवर ये राइज होता है, बिफोर 24 आवर और आफ्टर 24 आवर। इसमें जो बिलिरुबिन का लेवल है वो लेस देन रहता है 15 mg/dl, 15 mg/dl। और इसका लेवल हो जाता है ग्रेटर देन 15 mg/dl। ये इट इज़ फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस इज़ रिजॉल्व आफ्टर 1 वीक। ये एक हफ्ते में सबसाइड हो जाता है, 1 वीक में सबसाइड हो जाता है 1 वीक में। और ये परसिस्टेंट रहता है, ये परसिस्टेंट ही रहता है। इसमें नो ट्रीटमेंट नीडेड। इसमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। ट्रीटमेंट इज़ वेरी नेसेसरी। इसका कॉज है नॉर्मल हीमोलाइसिस प्रोसेस, इमेच्योर लीवर। इसका नॉर्मल कॉज है, ऐसा कुछ नॉर्मल कंडीशन में होता है बेबी के अंदर। और इसमें होता है ABO इनकम्पैटिबिलिटी, RH इनकम्पैटिबिलिटी, ABO इनकम्पैटिबिलिटी एंड RH इनकम्पैटिबिलिटी। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, सनसेट साइन इज सीन इन द फॉलोइंग कंडीशन। सनसेट साइन कौन सी कंडीशन में मिलता है? इसका राइट आंसर है हाइड्रोसेफेलस।
ये आपके सामने एक बेबी की इमेज है। इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं आंखें जो है नीचे की तरफ, जैसे सूरज जब ढलता है आधा रहता है उस तरीके की बेबी की आइज शो हो रही हैं। तो इसको बोलते हैं सनसेट साइन। और ये जो बेबी का हेड देख रहे हैं, ये हाइड्रोसेफेलस की कंडीशन की वजह से एनलार्ज हो गया है। ये आपके सामने दो इमेज हो रही हैं, एक है नॉर्मल बेबी की, दूसरी कंडीशन में हाइड्रोसेफेलस, पेशेंट को हाइड्रोसेफेलस है। जो पहली कंडीशन में उसमें नॉर्मल वेंट्रिकल्स हैं। वेंट्रिकल्स ये एक ब्रेन के अंदर कैविटीज़ होती हैं जिसमें से होकर सीएसएफ फ्लो करता है। अगर सीएसएफ का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए, ये दो तरीके का होता है, एक होता है कम्युनिकेटिंग और एक होता है नॉन कम्युनिकेटिंग। अगर बेबी के अंदर, हेड के अंदर, वेंट्रिकल्स के अंदर प्रेशर ज़्यादा हो जाए, यानी कि अगर फ्लो उसका बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से उसका या तो प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है या फिर जो उसका फ्लो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ प्रेशर इंक्रीज़ होना हो जाता है। प्रेशर इंक्रीज़ होने की वजह से वेंट्रिकल्स और ब्रेन डायलेट होने लगते हैं। वेंट्रिकल डायलेट होंगे तो ब्रेन के ऊपर प्रेशर डालेंगे, जिसकी वजह से अल्टीमेटली जो बेबी का हेड है वो बड़ा हो जाता है। ये इसके अंदर ये कंडीशन होती है। इसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। Among the following, all are the component of गोबी F3 एक्सेप्ट, मतलब गोबी F3 में कौन कौन सा कंपोनेंट नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर है फीमेल फेटिसाइड। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। गोबी F3 जो है हमारा, ये किसने दिया था? ये दिया था यूनिसेफ ने। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं, गोबी F3 में कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं। ये आपके सामने इमेज शो हो रही है, गोबी F3। सबसे पहले जी फॉर ग्रोथ मॉनिटरिंग, यानी कि ग्रोथ मॉनिटरिंग एज के अकॉर्डिंग बेबी का वेट एंड हाइट हमेशा मेजर करते रहना है। अगर उसमें कुछ भी चेंजेस आते हैं, यानी कि बेबी की ग्रोथ उतनी नहीं हो रही है जितनी होनी चाहिए, तो उसको एक एक इम्पोर्टेंट रेड फ्लैग साइन है, उसके लिए हमें कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। फिर है ओ से है ओरल डिहाइड्रेशन, यानी कि बेबी को अगर डायरिया होता है या कोई ऐसी कंडीशन होती है तो ORS प्रोवाइड कराना है। बी फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, यानी 6 मंथ तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, उसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग विद कॉम्प्लीमेंट्री फूड। इसके बाद नेक्स्ट है आई फॉर इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बेबी, क्योंकि कुछ बहुत ज़्यादा एक बहुत ही डेंजरस डिसीज़ होती हैं जिसको कि प्रिवेंट करने के लिए इम्यूनाइजेशन ज़रूरी होता है, जैसे टीबी, मीजल्स, डिप्थीरिया। इसके बाद है एफ फॉर फैमिली प्लानिंग, जो कि इसमें ऑल एस्पेक्ट जुड़ जाते हैं, बेबी के मदर एंड फादर। इसके बाद नेक्स्ट है फूड सप्लीमेंटेशन, यानी न्यूट्रिशियस फूड जो रिक्वायर्ड है उसको प्रोवाइड कराना है। इसके बाद है नेक्स्ट एफ फॉर फीमेल एजुकेशन। फीमेल एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका राइट आंसर है, यानी कि एक्सेप्ट, मतलब इसमें से कौन सा नहीं है। इस एक्सेप्ट को आप बहुत ज़्यादा ध्यान से देख लेना हमेशा, क्योंकि एक्सेप्ट जब भी आता है तो हम क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी, इसीलिए। हम चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 46। मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम इज रिलेटेड टू। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन इज़ द राइट आंसर। ये इंद्रधनुष का क्या मतलब है? इंद्रधनुष में जैसे रेनबो में 7 कलर होते हैं, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था 2014 में 7 कलर डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए। 7 कलर डिजीज़ जो होती थी उसको उसको प्रिवेंट करने के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा।
वो 7 कलर डिसीज देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। ये आप इमेज के द्वारा देख सकते हैं, इसमें 7 कलर है और ये 7 कलर 7 डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था। सबसे पहले मिजल्स, सेकंड पोलियो, पर्ट्यूसिस, हेपेटाइटिस बी, टिटनेस, डिप्थीरिया और टीबी। इसे याद रखने के लिए एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? एक तो होता है इसमें DPT, DPT, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनेस, प्लस पहले एग्ज़ाम होता था CPMT। CPMT का C हटा दो, PMT, पोलियो, मिजल्स, टीबी। इसमें एक चीज़ और जोड़नी है, हेपेटाइटिस बी। ये 7 किलर डिजीज़ के प्रिवेंट में ये 7 वैक्सीन्स हैं जो कि मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत दी जाती है। इसके बाद चलते हैं हम फिर से अपने अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 47। अकॉर्डिंग टू गोमेज क्लासिफिकेशन, सेकेंड डिग्री प्रोटीन एनर्जी malnutrition refers to वेट फॉर एज। यानी कि जो हमारा गोमेज थी उसने माल न्यूट्रिशन के ऊपर ये दिए थे, एक टाइप्स दिए थे अकॉर्डिंग टू ग्रेड। तो इसमें ग्रेड सेकंड के लिए कौन सा ऑप्शन सही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 60 to 75। यह है गोमेज क्लासिफिकेशन। इसमें सिर्फ हम वेट फॉर एज लेते हैं, इसमें हाइट का कोई भी रोल नहीं होता है। इसमें न्यूट्रिशन स्टेटस, वेट फॉर एज ये परसेंटेज के अकॉर्डिंग है। इसमें अगर 90 प्लस है, 90 से ज़्यादा है तो एक नॉर्मल कंडीशन होती है कि बेबी को प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की कंडीशन नहीं है। ग्रेड फर्स्ट में 75 to 90 के बीच में आता है, सेकेंड डिग्री में 60 to 70% के बीच में आता है और थर्ड डिग्री में लेस देन 60 में आता है। इसके बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 48। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन प्रिवेंट ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इन फीटस। यानी कि फीटस में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को कौन सी चीज़, इसमें से कौन सा विटामिन प्रिवेंट करता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, फॉलिक एसिड। यानी कि मदर को बोलते हैं कि वो प्रेगनेंसी के दौरान फॉलिक एसिड एंड आयरन का सप्लीमेंट ज़रूर ले। ये न्यूरल ट्यूब जब बनती है उस समय बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है उसको बनाने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। मेनिंजिसमस रेफर टू। ये मेनिंजाइटिस के सिमिलर होता है बट ये उसके डिफरेंट कंडीशन है। मेनिंजाइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजीज, जो कवरिंग लेयर होती है ब्रेन की उसको मेनिंजीज बोलते हैं। अगर उनमें इन्फ्लामेशन हो जाए तो उस कंडीशन को मेनिंजाइटिस बोलते हैं। पर मेनिंजिसमस मतलब क्या होता है, या फिर मेनिंजिज्म भी बोलते हैं इसको। ये इसमें मेनिंजाइटिस के इसके सिम्टम तो सिमिलर उसी के जैसे होते हैं, मगर इसमें मेनिंजाइटिस की कंडीशन नहीं होती है, यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ द मेनिंजिस नहीं होती है, पर सिम्टम उसी के जैसे होते हैं। तो इसका क्या राइट आंसर है? मेनिंजियल इरिटेशन साइन विदाउट मेनिंजाइटिस, ए इसका राइट आंसर है।
ये मेनली ट्यूमर या फिर ब्रेन का प्रेशर बढ़ने की वजह से या कोई और कंडीशन की वजह से जो अपनी मेनिंजेस होती हैं वो इरिटेट हो जाती हैं, जिसके वजह से जो इसके साइन है वो मेनिंजाइटिस के सिमिलर मिलेंगे, जैसे नकल रिजिडिटी, ब्रोजिन्स की साइन दिखता है इसमें। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, कॉमनली यूज्ड संट इन हाइड्रोसेफेलस मैनेजमेंट। कौन सा मोस्ट कॉमन हम संट यूज़ करते हैं अगर पेशेंट को हाइड्रोसेफेलस होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल संट। इसको वीपी संट भी बोलते हैं, वीपी शंट भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये आपके सामने की में शो हो रही है, ये वीपी संट की है, वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल संट। इसमें ब्रेन के वेंट्रिकल्स से लेके ये एब्डोमन में जो पेरिटोनियल कैविटी होती है उसके अंदर तक हम एक ट्यूब डाल देते हैं, जिसकी वजह से जो भी एक्स्ट्रा फ्लूइड यानी कि एक्स्ट्रा सीएसएफ जो भी रहता है वो उसमें रिलीज़ होके पेरिटोनियल कैविटी में आ जाता है, जिसकी वजह से ब्रेन का प्रेशर कम हो जाता है। और ये कंडीशन हाइड्रोसेफेलस को ट्रीट करने के लिए की जाती है, एक सर्जरिकल मेथड है एक। इसमें वाल्व भी लगा रहता है, वाल्व ये कभी कभी काम नहीं करता है तो वाल्व के द्वारा इसको प्रेस करते हैं, जिसकी वजह से जो सीएसएफ है वो फ्लो होने लगता है पेरिटोनियल कैविटी में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, मोस्ट priority nursing intervention while caring for a child who is suffering from tonic clonic seizure। टॉनिक क्लोनिक सीजर मीन्स जो बेबी है या पेशेंट है वो जर्किंग मूवमेंट आता है, उसके बॉडी स्टिफ भी होगी। टॉनिक मतलब टोन यानी कि स्टिफ होती है बॉडी, क्लोनिक मतलब जर्किंग मूवमेंट भी होगा बॉडी के अंदर। तो उस कंडीशन में सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी क्या होगी? तो इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी है हमारी ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है, प्रोटेक्ट चाइल्ड फ्रॉम इंजुरी। सबसे पहले जब एट ए टाइम जिस समय सीजर आते हैं, बेबी की सेफ्टी या पेशेंट की सेफ्टी इज़ आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। सेकंड प्रायोरिटी है कि उसकी लाइफ सेविंग की जो भी कंडीशन है, जो भी हम कर सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन दे सकते हैं या फिर ओपन एयरवे, ये सब चीज़ें, ये कंडीशन सेकंड प्रायोरिटी में आती है। उसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, नेल्सन सिंड्रोम इज सीन आफ्टर। कौन सी कंडीशन के बाद हमें नेल्सन सिंड्रोम देखने को मिलता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एड्रेनलेक्टोमी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये नेल्सन सिंड्रोम क्यों देखने को मिलता है? इसमें 3 सिम्टम इम्पोर्टेंट होते हैं, इसको बोलते हैं ट्रायड। सबसे पहला सिम्टम है इसमें हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ स्किन, हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ स्किन, स्किन जो है हाइपर पिगमेंटेशन होगी। दूसरा सिम्टम है इसका इंक्रीज लेवल ऑफ ACTH, एडेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, जो कि पिट्यूटरी से रिलीज होता है। इसके बाद थर्ड सिम्टम है एनलार्जमेंट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, एनलार्जमेंट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। इसके 3 इंपॉर्टेंट सिम्टम हैं। इसके बाद देखते हैं ये कंडीशन होती ही क्यों है। सबसे पहले
ये आप इमेज देख सकते हैं। हाइपोथैलेमस, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल कॉर्टेक्स, ये इसमें 3 इंपॉर्टेंट ग्लैंड है जिनका रोल होता है। सबसे पहले हाइपोथैलेमस जो कि रिलीज करता है CRH, कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ये ट्रिगर करता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, जिसकी वजह से रिलीज होता है ACTH, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। ये ट्रिगर करता है एड्रिनल कॉर्टेक्स पे, और एड्रिनल कॉर्टेक्स फिर उसके बाद रिलीज करता है कॉर्टिसोल, जो कि ब्लड में घुल के जो भी इसका एक्शन होता है वो कराता है। पर इस कंडीशन में क्या होता है, अगर यहाँ से एड्रिनल कॉर्टेक्स ही हट जाएगा तो बॉडी को क्या लगेगा कि कॉर्टिसोल बॉडी में रिलीज़ नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से ये हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट करेगा ताकि पिट्यूटरी ग्लैंड ACTH रिलीज़ करे। इस कंडीशन में यही होता है कि ACTH इंक्रीज़ होता जाता है और कॉर्टिसोल ब्लड के अंदर नहीं होगा, जिसकी वजह से बॉडी बार बार ACTH तो रिलीज़ करेगी मगर उसका कोई भी एक्शन नहीं हो पाएगा, एड्रिनल ग्लैंड पे कोई भी एक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि एड्रिनल ग्लैंड नहीं है, वो रिमूव हो चुकी है। तो इस कंडीशन में और इसकी वजह से ही पिट्यूटरी ग्लैंड बार बार एक्सेसिव एक्शन करने की वजह से उसमें स्वेलिंग हो जाती है। ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी है। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। विच ऑफ द ट्रैक्शन इज यूज्ड टू ट्रीट फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर B, ओवरहेड सस्पेंशन ट्रैक्शन। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 54। व्हाट इज द रेशियो ऑफ चेस्ट कंप्रेशन टू वेंटिलेशन व्हेन टू रेस्क्यूअर परफॉर्म पल्मोनरी रिससिटेशन CPR ऑन अ चाइल्ड? अगर हमारे पास 2 रेस्क्यूअर हैं और चाइल्ड के अंदर हम CPR दे रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम कौन सा चेस्ट कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो हम क्या यूज़ करेंगे? ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये बार बार आने वाला भी क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर D, CPR में एडल्ट के केस में चाहे एक रेस्क्यूअर हो और चाहे 2 रेस्क्यूअर हो, दोनों में 30:2 का ही हम चेस्ट कंप्रेशन एंड वेंटिलेशन का रेशियो हम यूज़ करते हैं, 13:2। अगर यही चाइल्ड की बात करते हैं, चाइल्ड में अगर एक रेस्क्यूअर है तो 30:2, चाइल्ड में अगर 1 रेस्क्यूअर है, 1 रेस्क्यूअर, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं 30:2। अगर 2 रेस्क्यूअर हैं तो हम यूज़ करेंगे इसमें 15:2। चाइल्ड या इन्फेंट ये सब में यूज़ होता है, चाइल्ड हो या इन्फेंट हो, यही फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर D, 15:2। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज करेक्टराइज्ड बाय? कौन कौन से इसमें सिम्टम दिखते हैं? प्रोटीन यूरिया भी होता है, एडिमा भी होता है, हाइपरलिपिडेमिया भी होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर D इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में 3 इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है। एक एडिमा क्यों होता है? एडिमा होता है अगर बॉडी के अंदर एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है एल्बुमिन, जिसे बोलते हैं एल्बुमिन।
ये इम्पोर्टेंट कंपोनेंट, ये प्रोटीन है जो कि ऑन्कोटिक प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। ऑन्कोटिक प्रेशर इसी की वजह से मेन कंपोनेंट है ये ये मेन कंपोनेंट है उसको मेंटेन करने के लिए। अगर यही प्रोटीन हमारा लॉस हो जाता है यूरिन के थ्रू अगर ये प्रोटीन हमारा लॉस हो जाएगा तो इसकी वजह से क्या होगा, एल्बुमिन हमारी बॉडी के अंदर कम हो जाता है। अब एल्बुमिन कम हुआ है तो इसी वजह से ऑन्कोटिक प्रेशर जो बॉडी का वो कम हो जाता है। कम होने की वजह से ये एडिमा कॉज करता है, मेनली स्पेशली लोअर लिम्ब में ये एडिमा कॉज करता है। अब इसमें हाइपरलिपिडीमिया एक कंडीशन होती है। हाइपरलिपिडीमिया क्यों होता है? इसमें ब्लड के अंदर लिपिड्स क्यों इंक्रीज हो जाते हैं? क्योंकि जो हमारा एल्बुमिन है और लिपिड्स हैं ये दोनों लीवर एक साथ ही बनाता है। अगर बॉडी के अंदर एल्बुमिन या इनकी ब्लड के अंदर एल्बुमिन की कमी होगी, इसी के साथ साथ हमारा लीवर ट्रिगर हो जाएगा जो कि एल्बुमिन तो बनाएगा, प्रोटीन तो बनाता है, मगर उसके साथ साथ लिपिड भी बनाता है। तो प्रोटीन तो हमारे यूरिन के थ्रू रिलीज हो जाता है जो कि लॉस हो जाता है, पर लिपिड बॉडी के अंदर ही रह जाते हैं जो कि बाद में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये कंडीशन हमारी नेफ्रोटिक सिंड्रोम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। A patient with Meniere's disease is experiencing severe vertigo. Which instruction should the nurse give to patient to assist in controlling the vertigo? Meniere's disease ये इनर ईयर की डिजीज़ होती है। इसका दूसरा नाम है एंडोलिम्फेटिक हाइड्रोप्स। इसका क्या राइट आंसर होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अवॉइड सडन हेड मूवमेंट। मीनियर्स डिजीज़ में जो पेशेंट है उसके इनर ईयर में प्रॉब्लम होती है। इसमें जो लेब्रिंथ होता है उसके अंदर एक्सेसिव फ्लूइड भर जाता है। ये दो कंडीशन की वजह से हो सकता है, या तो एक्सेसिव प्रोडक्शन या फिर ऑब्स्ट्रक्शन। एक्सेसिव प्रोडक्शन या फिर जो ड्रेन है इसका कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, या फिर ड्रेन धीरे स्लो एब्जॉर्प्शन हो जाए। तो उस कंडीशन की वजह से ही ये होता है। इसको बोलते हैं एंडोलिम्फेटिक हाइड्रोप्स। मीनियर्स डिजीज़ में एक इम्पोर्टेंट साइन होता है जो कि ईयर्स में सुनाई देता है। इसको बोलते हैं टिनिटस। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ पाइलोरिक स्टेनोसिस? इसका क्या राइट आंसर है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। ये आपके सामने स्टोमक की इमेज है, ये इसोफेगस वाला पार्ट है। इसके बाद ये स्टोमक है, ये इसका इम्पोर्टेंट पार्ट पाइलोरस। ये क्या है कि ये नैरो हो जाता है। इसकी जो मसल्स होती हैं वो थिकनिंग हो जाती है। थिकनिंग मसल्स की वजह से ये पार्ट नैरो हो जाता है। अब यहाँ क्या होगा, बेबी का फूड तो आएगा, ये आगे पास नहीं हो पाएगा। पास ना होने की वजह से जो फूड है वो यहीं पड़ा रह जाएगा। उसके बाद ये जो स्टोमक है उसमें कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो जिसकी वजह से जो वॉमिटिंग है वो हमारी फोर्सफुली होगी, जिसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्प्लीनेक्टोमी? स्प्लीनेक्टोमी की क्या कॉम्प्लिकेशन होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जो स्प्लीन होता है वो एक लिम्फेटिक ऑर्गन है। उसका काम है डिफेंस का, यानी कि बॉडी में इन्फेक्शन ना आए उसको रोकने का काम करता है अपना स्प्लीन।
अगर यही रिमूव हो जाएगा, अगर स्प्लीन रिमूव हो जाएगा तो बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है वो हमारा कॉम्प्रोमाइज़्ड हो जाता है। उस कंडीशन के लिए हमें कुछ वैक्सीन इम्पोर्टेंट वैक्सीन देनी पड़ती है। ये इम्पोर्टेंट वैक्सीन है जो कि हम पोस्ट स्प्लेनेक्टोमी कंडीशन में देते हैं। सबसे पहले न्यूमोकोकल वैक्सीन, उसके बाद मेनिंजोकोकल, फिर उसके बाद हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। ये हम वैक्सीन लगाते हैं इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, विच नर्व इंजरी लीड टू रिस्ट ड्रॉप? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रेडियल नर्व। ये इस तरह की कंडीशन हो जाती है जिसको बोलते हैं रिस्ट ड्रॉप। ये रेडियल नर्व इंजरी की वजह से होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी करेक्टेड बाय डायलिसिस? कौन सी कंडीशन हम डायलिसिस से करेक्ट नहीं कर सकते हैं? क्रेटिनिन हम कर सकते हैं, यानी कि क्रेटिनिन के लिए ही स्पेशली कराते हैं। किडनी फेलियर में क्रेटिनिन बढ़ जाता है। हाइपर कैलीमिया, ये पोटेशियम रहता है, पोटेशियम भी हमारी बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर बढ़ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है एनीमिया। ये हीमोग्लोबिन कम हो जाता है इसमें, तो ये इसको डायलिसिस से हम इसको करेक्ट नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। और हाइपरनेट्रीमिया भी ट्रीट करते हैं, यानी डायलिसिस से ये तीनों ऑप्शन हमारे करेक्ट हो सकते हैं, एनीमिया नहीं। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन। थैंक यू।